जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे ये इंडियन ज्योग्राफी डी.एल. खुल्लर की बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में आप इंडिया की रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से सबसे पुरानी एज की अगर आप बात करेंगे रॉक्स के मामले में तो आर्कियन एजेस नज़र आएंगी, उसके बाद पुराना एजेस नज़र आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे द्रविडियन एज और फिर आप रीसेंट एजेस तक आ जाएंगे। ऐसे में आप अलग अलग रॉक्स को पढ़ेंगे, जिसमें धारवाड़ रॉक सिस्टम आ जाएगा, कुडप्पा रॉक सिस्टम आ जाएगा, द्रविडियन रॉक सिस्टम आ जाएगा, गोंदवाना रॉक सिस्टम आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप रॉक सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पहले बेसिक कमांड होनी चाहिए कि अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम क्या है, अर्थ की एजेस क्या है, अर्थ कहाँ से कहाँ तक किन स्टेजेस से पहुंची हैं। अदरवाइज अगर आपको रट्टा लगवा दिया जाए तो आप किसी भी रीजन की रॉक इंडिया की समझ जाएंगे कि कर्नाटका में ये है, तमिलनाडु में ये है, आंध्र प्रदेश में ये है। लेकिन अगर आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एजेस की फॉर्मेशन के दौरान रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्लियर है, आप उन रॉक्स के अकॉर्डिंग उनके मिनरल कॉम्पोजिशन को जान पाएंगे। अगर आपको मिनरल कॉम्पोजिशंस का पता है, आप आने वाले दिन में उसके अंदर के न्यूट्रिशन को समझ पाएंगे और उस न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही आप उस पर्टिकुलर रीजन में होने वाली क्रॉप्स को समझ पाएंगे, आप इंडिया की सॉइल्स को समझ पाएंगे। तो आगे आने वाले समय में इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है जिसमें आपको हिमालयस पढ़ना है, आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ना है, ग्रेट प्लेन पढ़ना है, कोस्ट पढ़ने और आइलैंड पढ़ने हैं, उन सबको समझने के लिए आपको उनकी रॉक्स को समझना होगा और रॉक्स को समझने के लिए इंडिया का जियोलॉजिकल एजेस को समझना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये आ जाता है कि अगर आप इंडिया की सॉइल्स को पढ़ना चाहते हैं तो किस रीजन में कौन सी सॉइल्स है, तो 8 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हैं। उन 8 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स को समझने के लिए भी आपको भारत की इन रॉक्स को और उन रॉक्स को समझने के लिए आपको अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट डी.आर. खुल्लर का लेक्चर दूं तो उसके लिए ये लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप यूपीएससी कोई भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखें तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपको लगाना ज़रूरी है और इसी से आपके आगे आने वाले समय में कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पर्पस समझ आ चुका है कि इस लेक्चर का पर्पस क्या है। टॉपिक का नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जो पार्ट 1 आज चलेगा तो पार्ट 2 में कल फाइनल होगा। जो हम आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एजेस ऑफ द अर्थ और द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको हम कहते हैं द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है यहाँ पर, जियोलॉजिकल वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं जियोलॉजी की स्टडी करना चाहता हूँ। जियोलॉजी की स्टडी क्यों करना चाहते हैं आप? जिस अर्थ पर आप आज खड़े हैं, ये अर्थ का जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स नज़र आते हैं। जब आप बात ज्योग्राफी की करते हैं तो उसमें रिलीफ वर्ड का मीनिंग टोटल डिफरेंट है। रिलीफ वर्ड का मीनिंग है इट इज़ द अल्टीट्यूड, इट इज़ द हाइट और इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लो एंड द हाई पॉइंट्स। तो जब आप गंगा के मैदान की बात करते हैं कि इट इज़ अ रिलीफलेस प्लेन, तो मतलब वहाँ पे कोई हाई एंड लो पॉइंट्स उस लेवल पे बनते नहीं, तो इस वजह से किसी तरह की कोई हाइट फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? लो एंड हाई पॉइंट के बीच का जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, दैट इज़ रिलीफ। तो हम जब कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के रिलीफ फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मतलब लो एंड हाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सरफेस की टोपोग्राफी है, रिलीफ फीचर्स है, इसको समझना चाहते हैं, इनके मिनरल कंटेंट को समझना चाहते हैं, इसके लिए इनके बीनीथ सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं वो समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर इन रॉक्स को आप समझना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप समझना चाहते हैं अर्थ की क्रस्ट को। अर्थ की क्रस्ट को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की क्रस्ट की फॉर्मेशन किन पीरियड्स में शुरू हुई, अर्थ ओरिजिनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी और अल्टीमेटली जब क्रस्ट फॉर्मेशन हुई वाटर का कंटेंट कैसे आया, ओशियंस के कंपैरेटिवली फिर रिवर्स कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे बने और फिर प्लेन्स कैसे बने, और फाइनली आज आपके सामने जितना भी फ्लोरा एंड फौना है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, किस फॉर्म में आज एग्जिस्ट करता है। इस सारे के पीछे से लेके अब तक की सारी जानकारी जो है, जो ट्रेसेस हैं, उसे जियोलॉजी में काउंट किया जाता है। तो जियोलॉजी का मेन पर्पस होता है कि आपको अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, मतलब जो रॉक्स हैं उन रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है उसे समझना है। स्ट्रक्चर क्या रहता है? आपके सामने जो रॉक्स हैं वो रॉक्स
किस नेचर की हैं, यानी कि इग्नियस हैं, रॉक्स मेटामॉर्फिक हैं, रॉक्स सेडिमेंट्री हैं। उसकी लेयरिंग किस तरह से हो चुकी है, पहले इग्नियस है या सबसे पहले मेटामॉर्फिक है, फिर सेडिमेंट्री है, फिर इग्नियस है। कौन सी रॉक पहले इग्नियस और सेडिमेंट्री थी जिसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल प्रोसीजर्स के थ्रू बाद में मेटामॉर्फोसिस कर दिया गया। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आस्पेक्ट ये है कि अगर आज की डेट में आप अर्थ के फर्दर आने वाले चेंजेस को समझना चाहते हैं, जो इन फ्यूचर चेंजेस आएंगे, उसके लिए आपको अर्थ की पास्ट हिस्ट्री को डिमार्केट करना होगा। उसी के बेसिस पर आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आने वाले समय में अर्थ किस तरह से जियोलॉजी वाइज एंड क्लाइमेट वाइज चेंजेस एग्जीक्यूट करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन की लैंड यूज़ प्लानिंग करना चाहते हैं कि यहाँ पे लैंड यूज़ किस वे में किया जाए, उसके लिए आपको अर्थ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि अर्थ के बीनीथ स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप कोई ब्रिज बनाना चाहते हैं, कोई रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नीचे चट्टानें कैसी हैं, लाइमस्टोन्स हैं, सैंडस्टोन्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री हैं, किस तरह का प्रोसीजर है, अदरवाइज आप उस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से आपको जियोलॉजी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आज आपके सामने जियोलॉजिकल जितना भी डाटा ऑथेंटिकेटेड वे में एग्जिस्ट करता है, उसे इंटरनेशनल कमीशन फॉर जियोस्ट्रेटोग्राफी के द्वारा आप तक प्रोवाइड किया जाता है। तो ICG इंटरनेशनल कमीशन फॉर जियोस्ट्रेटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है जो ये सारा डाटा आपके सामने लेकर के आता है। आज जब आपके सामने हम बात करते हैं अर्थ की एजेस की, तो एक फिगर जो सबको एक्सेप्टेबल है वो निकल करके आती है, और वो फिगर ये है कि लगभग अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है। इसी को अगर मैं मिलियन ईयर्स में कह दूं तो ये इस तरह से आता है कि अर्थ लगभग 4540 मिलियन ईयर्स अगो बनी है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अर्थ के बनने की डेट क्या है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। एक मैंने बिलियंस में बताई और एक मैंने मिलियंस में बताई। तो सबसे पहले जब हम आज डील करेंगे तो हम डेट्स में डील करेंगे। ये डेट्स आपकी डेट से टोटल अलग होती हैं। जब आप अपना ह्यूमन कैलेंडर फॉर्म करते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसमें जब आपकी लाइफ काउंट होती है तो उसमें आवर्स हैं, डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, दैट्स इट। लेकिन जब आप अर्थ की एजेस की बात करते हैं, इसमें डिकेड्स हैं, सेंचुरीज हैं, मिलेनियम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए यूनिट्स भी आपके अलग रहेंगे। तो एक तरह से आप पूरी अर्थ का एक जियोलॉजिकल कैलेंडर प्रिपेयर आज करेंगे जिसमें आप कुछ इस तरह से यूनिट्स को देखेंगे, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग यूनिट्स आपकी हेल्प के लिए रखे गए हैं। चलिए उन यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले एक यूनिट आपको नजर आएगा GA, इसको कहा जाता है गीगा एनम। इट इज़ गीगा एनम, और इसकी संख्या अगर आप लिखना चाहते हैं तो गीगा एनम 100, देन 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 करोड़ के अराउंड इसकी संख्या पहुंचती है। ये गीगा एनम है सेकंड, और इसी को आप बिलियन भी कह सकते हैं। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में भी जाएंगे तो ये बिलियन ईयर्स, और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो गीगा एनम्स, तो BYA बिलियन ईयर अगो एंड गीगा एनम्स। सेकंड अगर आप आना चाहते हैं तो आपके सामने दूसरा वर्ड है MA, इसको कहा जाता है मेगा एनम, मेगा एनम। और अगर आप मेगा एनम की बात करना चाहते हैं तो ये मिलियन में आता है 10, देन 00000, तो ये आपके सामने मिलियन के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको आप मिलियन ईयर्स अगो भी कह सकते हैं। तीसरा अगर आप देखना चाहते हैं तो KA, इसको कहा जाता है किलो एनम। अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो किलो KA, किलो एनम। किलो एनम आपके सामने आ जाता है 1000 की फॉर्म में, और आप इसको कह सकते हैं 1000 ईयर्स अगो। क्लियर कंसेप्ट? तो ये सारा कंसेप्ट आपके सामने एग्जिस्ट करता है। इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाएंगे, गीगा एनम, मिलियन, मेगा एनम एंड किलो एनम, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ बिलियन एंड मिलियंस की फिगर्स को यूज़ करेंगे। और मैंने जब आपको ये बता दिया तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, तो हम फ्रीली MYA या BYA का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रही जाएगी कि मिलियन ईयर्स अगो का कंसेप्ट फॉलो किया जाए, क्योंकि वो बहुत ईजिली समझ आएगा आपको। मैं बिलियन ईयर्स का कंसेप्ट भी फॉलो नहीं करूँगा, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। इसी के बेसिस पर चलते हैं। तो अब आपके सामने मैंने एक कंसेप्ट ला करके रख दिया है कि लगभग अगर राउंड फिगर लेनी है तो 4600 MYA मिलियन ईयर्स अगो, और अगर एग्जैक्ट फिगर लेनी है तो 4540 मिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ एग्जिस्टेंस में आई थी, अर्थ बना था। अर्थ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई थी? शुरुआत में अगर देखें तो अर्थ एक हॉट गैसियस फॉर्मेशन था, तो गैस की बनी हुई फॉर्मेशन थी। गैस की स्टेट से ये चेंज होती है, धीरे धीरे अर्थ का कूलिंग स्टार्ट होती है।
और जैसे जैसे अर्थ कूल होती है तो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जैसे जैसे कूलिंग होती है तो अर्थ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से अगर आज की डेट में देखें तो अर्थ अगर एक गोले की तरह मैं देखूं, जो आग का धधकता गोल गैस का गोला है, तो ये जब धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो ये प्रमाणित बात है कि ये सबसे पहले अपनी आउटर लेयर से ठंडी होगी, क्योंकि सबसे पहले हीट रेडिएशन आउटर लेयर से होता है। यही कारण है कि आज आउटर लेयर सॉलिड क्रस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उससे इंटरनल मेंटल वाला लेयर जो है वो सेमी मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और उससे इंटरनल जो कोर है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे निकल एंड फेरस निफे कहा जाता है। तो अर्थ का कोर कहीं ना कहीं गैस, उसके ऊपर की लेयर्स कहीं ना कहीं सेमी मोल्टन स्टेट में जिसे हम मेंटल कहते हैं, और उसकी अपर लेयर जो आज जिस पर आप खड़े हैं तो दैट इज क्रस्ट, दैट इज इन द सॉलिड स्पेस। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड क्या एक सिस्टम ग्रेडियंट आपको अर्थ के कोर में जाने से मिल जाएगा, और यहीं से प्रमाणित मिलता है कि अर्थ के आउटर लेयर धीरे धीरे कूलिफिकेशन। जब आउटर लेयर ठंडी हो रही है, पहले वो गैस थी, फिर सॉलिड थी, लिक्विड थी, तो जब वो ठंडी होगी, नेचुरल सी बात है, कोई पानी वाली चीज़ आप रख दीजिए किसी टेबल पे या किसी पे, वो फैली है, जब वो धीरे धीरे कंसनट्रेट होकर सूखेगी तो वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लग जाएगी, एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे एक्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में बड़ी स्ट्रांगली प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब प्रेशर एंड टेम्परेचर का इतना दबाव आएगा तो अर्थ की आउटर लेयर जो क्रस्ट है उसकी रॉक्स की नेचर में चेंज आने लग जाएगा, एटम टू एटम वेरिएशन आ जाएगा, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिज्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको एग्जिस्टेंस में नजर आएंगी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये कल के लेक्चर का आधार बनेगा, आज बस आप लेक्चर इस पर समझते जाइए। जब आपके सामने मैंने यह तथ्य रख दिया है कि अर्थ 4540 मिलियन ईयर्स अगो बने, अर्थ का ये प्रोसीजर रहा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आ रही है, तो ऐसे में अब ये भी प्रमाणित करना जरूरी है कि यह कैसे सिद्ध हुआ कि अर्थ 4600 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं और यह प्रमाणिकता आपके सामने आएगी। मेथड 100% कंप्लीट और फ्रूटफुल मेथड नहीं है, और अब अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि साइंस में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज़ एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स का रिजल्ट होती है और उसी फॉर्म में आपके सामने आती है। इसी तरह से सारी थ्योरियाँ मान्य हैं और उन्हीं के बेसिस पर हमने एक एवरेज फिगर आज की डेट में निकाल रखा है, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी जो आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ, ये थ्योरी है सैलिनिटी की थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अर्थ की एज कितनी पुरानी है। अगर इस बेसिस पर निकलें तो कुछ साइंटिस्ट, मैं आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में कराऊंगा जितना रिक्वायर्ड है, कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर हम ओशियंस की बात करें तो ओशियंस में जितनी भी सैलिनिटी है, ये सैलिनिटी मेजॉरली रिवर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई है उनको, ये पहली बात। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि ओशियन में टोटल क्वांटिटी ऑफ साल्ट कितना है, पहली बात, और अगर हम ये काउंट कर लें कि रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द लैंड कितना है, तो हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि रिवर्स सॉल्ट तभी लेकर के जाएंगे ओशियन में अगर लैंड का फॉर्मेशन है, और लैंड का फॉर्मेशन है तो रॉक्स है, तो रॉक्स का इरोजन हो रहा है तो सॉल्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है ओशियंस को। तो अगर अल्टीमेटली हम ओशियन का पूरा सॉल्ट का कंटेंट एक तरफ रख लें और फिर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट काउंट कर लें पर ईयर बेसिस पे या पर 10 ईयर के बेसिस पे, तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं कि एज ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द सॉल्ट कंट्रीब्यूशन। इससे एक फिगर निकल करके आ जाएगी कि इतने समय में ओशियन की सैलिनिटी पूरी बनी है और इस रेट से सॉल्ट कंट्रीब्यूट होता है, उसके अकॉर्डिंगली इतनी अर्थ पुरानी है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन यह पूरे तौर से मान्य तरीका नहीं है। अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो यह बात बिल्कुल प्रमाणित है कि ओशियंस अर्थ के बनने के बाद बने थे। अगर उस कॉन्टेक्स्ट से भी देखें तो जो एज हमारे पास निकल करके आती है, हम उससे पीछे भी चले जाएं, अगर ओशियंस की एज से पीछे भी चले जाएं तो भी अर्थ के नज़दीक ही कोई भी फिगर नहीं निकल करके आती जिस समय की अर्थ बनी हुई है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसके कारण का सबसे पहला रीज़न ये है कि सिर्फ एकमात्र ज़रिया ओशियानिक सैलिनिटी का रिवर के द्वारा फ्लो करके दिया गया सॉल्ट नहीं है। हाँ, ये बात प्रमाणित है कि लगभग 60% सॉल्ट रिवर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और ये बात भी प्रमाणित है कि रिवर्स में पाए जाने वाला सॉल्ट एंड ओशियंस में पाए जाने वाला सॉल्ट का नेचर कॉमन है। ये बात भी प्रमाणित है कि किसी ज़माने में ओशियन का वाटर प्रिस्टाइन एंड प्योर फ्रेश यानी कि स्वीट वाटर हुआ करता था, लेकिन यह बात भी प्रमाणित है कि बड़े पैमाने पर
जो ओशियंस की क्रस्ट है उसके बीनीथ बहुत सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ से बहुत सारा मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, बहुत सारे इंटरनल लावाज एंड वॉल्केनोज हैं जो ऊपर निकल करके आते हैं, जो बहुत सारे सॉल्ट कंट्रीब्यूट करके जाते हैं ओशियन को। यानी कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत सारे कन्वेक्टिव सेल्स हैं, यानी कि लगातार कंटिन्यूसली मैग्मा चैम्बर में मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है, और इस कन्वेक्टिव मैकेनिज्म के माध्यम से बहुत सारे बीनीथ द अर्थ जो मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं वो ओशियन को मिल रहे हैं। जब वो सरफेस पर आ जाते हैं, ओशियन की क्रस्ट पे आ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ओशियन की सैलिनिटी है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स का रेट ऑफ इरोजन पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे प्लैनेट पे सिमिलर नहीं है, कहीं पर अलग रेट में है, कहीं पर अलग है। फिर तीसरा, अगर हम देखें तो रिवर्स हर जगह पर इक्वली एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, रॉक्स का भी इक्वल नेचर नहीं है, और रॉक की फॉर्मेशन अर्थ पर अलग अलग टाइम पर हुई है। इस माध्यम से देखें तो ये तरीका हमें उतना सटीक नहीं लगता, पर फिर भी यह एक तरीका है रिलेटिवली यह पता लगाने का कि लगभग ओशियंस कितने समय पहले एग्जिस्टेंस में आए होंगे। जब हमने यह पता लगा लिया कि ओशियंस में कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है और किस रेट के साथ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट फॉल कर रहा है, इसमें चैलेंजेस हैं। यह पता लगाना मुश्किल है कि एक्चुअल में सॉल्ट कितना है, इसकी मेजरमेंट करना डिफिकल्ट है। कहीं कहीं पर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर कम है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ओशियंस का समय कितना है। यह एक थ्योरी। अगर हम सैलिनिटी के अलावा दूसरी थ्योरी पर चले जाएं तो आपसे अगर पूछा जाए कि एज ऑफ द अर्थ पता लगाने के लिए एक थ्योरी ऑफ सैलिनिटी है, तो यस, देयर इज़ अ थ्योरी ऑफ सैलिनिटी, आपको उस पर टिक करना है। सेकंड एस्पेक्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रेट ऑफ डिपोजिशन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम डिपोजिशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो हमें इजिप्ट से 1854 के अराउंड एक स्कल्पचर मिलता है जिसे रामसेस का स्कल्पचर कहते हैं। जब ये स्कल्पचर हमें मिला तो हमें ये स्कल्पचर लगभग 9 फुट गहरा डूबा हुआ मिला, यानी कि इसके ऊपर 9 फुट की सेडिमेंट्स की लेयर चढ़ चुकी थी। तो ये हम जो थ्योरी कर रहे हैं ये सेडिमेंट डिपोजिशन थ्योरी है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि 1854 में ये जो स्कल्पचर हमें मिला ये 9 फुट गहरी मिट्टी में दबा हुआ था, और हमें पता लगता है इस स्कल्पचर की एज से कि लगभग ये 3000 साल पहले बनाया गया था। 1854 से 3000 साल पहले, मतलब इससे ये कंक्लूड होता है कि लगभग हर 3 फुट के लिए 1000 साल का समय लगता है। ये बात बिल्कुल क्लियर। अगर 9 फुट के लिए 3000 साल का समय लगा तो हर 3 फुट के लिए 1000 साल का समय लगता है। अगर हम हर 3 फुट के लिए 1000 साल का समय ले रहे हैं तो साइंटिस्टों का मानना ये है कि अगर हम आज की डेट में ग्लोब के ऊपर सेडिमेंट रॉक्स की बात करें तो लगभग 100 माइल्स की डेप्थ है उनकी, यानी कि 160 किलोमीटर की डेप्थ है उनकी। अगर हम उस किलोमीटर की डेप्थ को फुट में कन्वर्ट कर देते हैं, लगभग 5,28,000 फुट बन जाते हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि हर 3 फुट को 1000 ईयर्स लगे हैं तो फिर 5,28,000 को उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वो फिगर निकल करके आ जाएगी कि कितना समय लगा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने को। और यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ के बनने के बाद रिवर्स बनी होंगी, और रिवर्स के द्वारा जो मटेरियल इरोड करके कंट्रीब्यूट किया गया उसी के डेपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी होंगी। तो फिर अर्थ के लगभग सेडिमेंट्री रॉक्स के लगभग बनने से 3 गुना समय पहले अर्थ बनी होगी। तो अगर आप उस फिगर को ट्रिपल टाइम पहले ले जाएं तो फिर आपको अर्थ का टाइम मिल जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके फिगर्स देखेंगे तो फिगर बहुत ही एग्जैजरेटेड आती है, आप बहुत आगे निकल जाते हैं फिगर्स में, वो फिगर उस लेवल पर जेन्युइन नहीं ठहराती है। तो अल्टीमेटली ये भी थ्योरी उतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके भी वही सारे कारण एग्जिस्ट करते हैं। हर जगह पर सेडिमेंट्री रॉक्स की एक जैसी थिकनेस आपको नहीं मिलती, पहला कारण। दूसरा कारण, सेडिमेंट्री रॉक्स का बेस, उसके ऊपर सुपर इनकम्बेंट प्रेशर जो बढ़ रहा है, जो नया मटेरियल आकर के पड़ रहा है, उसकी वजह से जो लोड बढ़ रहा है, उस लोड के बढ़ने की वजह से, वो जो ऊपर से दबाव पड़ने की वजह से जो बेस पे, बॉटम पे जो उसके मैटर था वो अर्थ के बीनीथ जा करके मॉल्टन स्टेट में कवर हो गया। तो जितना ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक का मैटर एक्रू हो रहा है, जम रहा है, उतना ही बॉटम से नीचे से ख़त्म भी होता चला जा रहा है। तो एक्चुअल डेथ भी आपके पास नहीं है सेडिमेंट्री रॉक्स की। फिर रेट ऑफ इरोजन हर जगह पर, रेट ऑफ डेपोजिशन हर जगह पर सिमिलर नहीं है, रेट ऑफ इरोजन भी रिवर्स का हर जगह पे सिमिलर नहीं है। ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कहा जाता है ये थ्योरी भी उतनी जेन्युइन नहीं है। लेकिन फिर भी इस थ्योरी से हमें ये पता लगता है कि एक लेवल पर एक रेट ऑफ डिपोजिशन है, सेडिमेंट्री लेयर की एक ये डेप्थ है कहीं ना कहीं, और पूरे ग्लोब पर यह फार्मूला नहीं लागू होगा। फिर भी अगर हम कुछ पर्टिकुलर पैचेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स देखें तो वहाँ पर हमें ये फार्मूला लागू होते नजर आता है। तो एक कंक्लूसिव थ्योरी की तरफ लेकर के जाता है कि लगभग इतनी एज तो अर्थ की बनती है। तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, इसे डिपोजिशन थ्योरी, इसको इरोजन थ्योरी कहा जाता है।
अगर हम इरोजन थ्योरी की बात करें तो इरोजन थ्योरी के थ्रू क्या कंसेप्ट समझाया गया, देखिए ध्यान से देखिए। इनका मानना ये है कि अगर आज की डेट में हम देखें तो लगभग सभी तरह के डेनुडेशनल प्रोसेसेस अर्थ की रॉक्स के ऊपर वर्क कर चुके हैं। विंड के द्वारा इरोजन प्रोसेस कर दिया गया है, वाटर के द्वारा इरोजन प्रोसेस कर दिया गया है। इन डेनुडेशनल प्रोसेसेस के थ्रू जब इरोजन किया जाता है तो लगभग 1 फुट ज़मीन को डिन्यूड करने में 10,000 साल का समय लग जाता है। और अगर आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो वो जो आप 160 किलोमीटर की सेडिमेंट्री रॉक्स देख रहे हैं, अब आपको 1 फुट को डेनुडेशन में 10,000 ईयर्स लगे हैं, तो 160 किलोमीटर के आप 5,28,000 फुट बना लीजिए। उसको डेन्यूडेशन करने में आपको कितना समय लगेगा आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यह भी फिगर काफ़ी एग्जैजरेटेड वे में निकल आती है। तो इन्होंने थ्योरी ये लगाई थी कि लगभग 1 फुट ज़मीन को डेन्यूड करने में 10,000 साल लगते हैं। तो 160 किलोमीटर की हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो वो डिपोजिशन तभी हुई है अगर डेन्यूडेशन हुई है, और डेन्यूडेशन 1 फुट करने में लगभग 10,000 साल लगते हैं। तो 160 किलोमीटर की चीज़ कहीं पे जमी है तो मतलब 160 किलोमीटर का कंटेंट ज़मीन से कटा है, तो उसको अगर फुट में कन्वर्ट करें तो 1 फुट कटने में 10,000 साल लगे, तो 5,28,000 फुट कटने में कितने समय लगा होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो एक फिगर निकल करके आएगी। फिर डिपोजिशन जब हुई है तो इरोजन जब अर्थ से हुई है, अल्टीमेटली अर्थ उससे दुगने समय पहले बनी होगी, तो फिर वो जो पूरा आपका इरोजन का टाइम निकल के आएगा उसे डबल कर देना, वो लगभग समय 11,000 लगभग टाइम 11,000 मिलियन ईयर्स को आ जाएगा। ये टाइम एग्जैजरेटेड है। अर्थ लगभग 4,500 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड बनी है। 10,500 या 11,000 का कोई फिगर रेलेवेंट नहीं बनता, ये बहुत आगे चला जाता है। लेकिन ये थ्योरी किसी न किसी लेवल पर मान्य है, क्योंकि हमें इस बात को मान्य होगा कि कुछ लैंड ऐसा रहा, कुछ सरफेस ऐसा रहा होगा अर्थ का जो कूलिंग, जब उसकी सॉलिडिफिकेशन हो रही थी आफ्टर द कूलिंग, वो इमीडिएटली कूल होकर सॉलिडिफाई हो गया। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अर्थ के बनने का समय हमें दुगना करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर लगभग वो रॉक्स हमें 4,000 से 4,500 साल पहले मिलती हैं। और हमारे पास आज प्रमाण है वर्ल्ड लेवल पर आर्कियन रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं, और यह आर्कियन रॉक्स ऑलमोस्ट 4,000 ईयर से 2,500 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी हैं। इनमें से यह रॉक कहीं ना कहीं इस थ्योरी पर प्रमाणित होती हैं, और ये जेन्युइन एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इन 3 थ्योरीज के बाद अब हमें जाना पड़ेगा अपनी चौथी थ्योरी के पास, एंड दैट इज द टाइडल इम्पैक्ट थ्योरी ऑफ द मून। टाइडल इम्पैक्ट, ये सारी एडिटिव इंफॉर्मेशन, ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाए। एक भी एमसीक्यू आपका ज्योग्राफी डीआर खुल्लर के 2nd चैप्टर और आने वाले चैप्टर से गलत ना हो, इसके लिए सब बताना जरूरी, क्योंकि ये सब छोटे छोटे वर्ड्स की फॉर्म में लेक्चर में आएगा। अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। टाइडल इम्पैक्ट ऑफ द मून की बात क्या है? देखिए, इतिहासकार ऐसा, जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब अर्थ बन करके एग्जिस्टेंस में आई है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ है आसपास की सेलेस्टियल बॉडीज़ का। जब वह बॉडी बहुत ज़बरदस्त वे में बिग कोलिजन हुआ है अर्थ के साथ, वहाँ से मटेरियल निकला है, वह मटेरियल निकल करके मून बन गया है। इस तरह की थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा कोलिजन अर्थ के साथ हुआ है, वहाँ से मटेरियल निकला है, वह मटेरियल फिर से आपस में कंसंट्रेट होकर के मून बना। एक इस तरह की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि यह जो मून बना है, यह मून धीरे धीरे अर्थ से दूर जा रहा है। बनने के बाद धीरे धीरे अर्थ से दूर जा रहा है। इस दूर जाने के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह की थ्योरीज आ जाती हैं। पहली थ्योरी हमारे पास यह आ जाती है कि मून का टाइडल इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर इनिशियली क्या था और आज की डेट में टाइडल इम्पैक्ट क्या है। इसके बेसिस पर इन्होंने एक कैलकुलेशन निकाली। और दूसरा कंसेप्ट इन्होंने निकाला कि मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और मून 13 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से दूर जा रहा है। डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 पर, और 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से दूर जा रहा है। इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, एक टाइम निकल करके आ जाएगा। तो मून बना है जब अर्थ बनी है। मून कब बना है? जो अर्थ के बनने का समय है वही किसका बनने का समय है? मून का बनने का समय है। इस बात को आप ऑलवेज याद रखना, जो अर्थ बनने का समय है वही मून बनने का समय है। तो अल्टीमेटली अगर हमें यह पता लग गया कि मून अर्थ से बन करके आज जिस डिस्टेंस पे खड़ा है, पहले वो डिस्टेंस, और दूसरा मून के अर्थ से दूर जाने का रेट ऑफ डिस्टेंस क्या था, किस स्पीड से वो दूर जा रहा है, अगर ये निकाल लिया तो हम उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टाइम निकाल लेंगे कि ये इतने टाइम में दूर आया है, और वो टाइम निकाल लेंगे तो अर्थ का टाइम आ जाएगा। इसके बेसिस पर इन्होंने टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और ये लगभग
उस टाइम को रीच कर गए हैं जो टाइम रेडियोमेट्रिक थ्योरी से काउंट होता है। तो यह भी एक टाइम है। अब आपके सामने आ जाती है कूलिंग थ्योरी ऑफ द केल्विन। ये 5वीं टाइडल इम्पैक्ट वाली थ्योरी समझ आई। एक चीज़ आपसे ही जस्ट निकली है, उसी समय आप बने और वो दूसरी चीज़ बनी है। वो आज आपसे इतने डिस्टेंस पे खड़ी है और उसकी आपको पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड बता दी जाएगी। तो अगर आप इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक्चुअली में टाइम बता देंगे कि वो कितने टाइम में आपसे दूर गई। क्लियर। अब सेकेंड एस्पेक्ट हम देखें, 5वां कंसेप्ट यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो यह है कूलिंग थ्योरी। कूलिंग थ्योरी और सॉलिडिफिकेशन थ्योरी केल्विन की थ्योरी है। केल्विन की थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पर बेस है। केल्विन क्या करता है कि 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है। एक, क्रस्ट से कोर की तरफ जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। केल्विन का मानना है कि क्रस्ट से कोर की तरफ हम जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर। तो केल्विन ऐसा मानता है कि नीचे 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 अगर हम चलते चले जाएं तो हम कहीं ना कहीं कोर में पहुंच जाएंगे जहां पर अर्थ के क्रस्ट के कंपैरेटिवली बहुत अल्टीमेट लेवल का टेम्परेचर है। तो अगर हम कोर से क्रस्ट तक का ग्रेडियंट पता लगा लें टेम्परेचर का कि किस ग्रेडियंट से यह टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस समय जो क्रस्ट का टेम्परेचर है, फिर जो पूरी की पूरी अर्थ का सरफेस एरिया है, उसके बेसिस पर हम पता लगा लें तो हमें पता लग जाएगा कि अर्थ की क्रस्ट से हीट किस रेट से रिलीज़ हुई है। और हम कोर से लेके क्रस्ट तक का टेम्परेचर ग्रेडियंट का पता लगा लें तो इसके बेसिस पर हम पता लगा लेंगे कि अर्थ की क्रस्ट को लगभग इतने साल लग गए ठंडा होने में। तो हम इससे अर्थ की आउटर लेयर का पता लगा लेंगे। केल्विन की थ्योरी में डिफेक्ट है, वह इस बात को भूल गया कि अर्थ के कोर तक जाते जाते मेजॉरिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। उनके डिसइंटीग्रेशन से कंटिन्यूसली अल्फा और अदर पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जिनके रिलीज होने से बड़ी तेज़ी से अर्थ का टेम्परेचर अर्थ के कोर में बढ़ता चला जा रहा है। उसके ऊपर सुपर इनकम्बेंट लोड भी है, उसकी वजह से उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कोर से लेकर के क्रस्ट तक एक फिक्स्ड अमाउंट में ग्रेडियंट मेंटेन करके नहीं रखेगा। टेम्परेचर एक वोलेटाइल आस्पेक्ट है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स के डिके होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो अपने आप में एक पूरी तरह से वोलेटाइल कंसेप्ट है। तो इस वजह से केल्विन की थ्योरी भी उस लेवल पर उतनी रेलेवेंट नहीं मानी जाती। आती है फाइनल थ्योरी, दैट इज अ रेडियोमेट्रिक थ्योरी। 6th थ्योरी, रेडियोमेट्रिक थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज की डेट में जब साइंटिस्ट रॉक्स का पता लगाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है। रॉक्स का पता लगाने के लिए आप उन रॉक्स के बीच में जो फॉसिल के रिमेन्स हैं उनकी एजेस का पता लगा लीजिए। तो फॉसिल्स की एजेस का पता लगाने के लिए आपके पास रेडियो कार्बन डेटिंग का मेथड है। आप कार्बन 6314 आइसोटोप का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कि रॉक या फिर ये जो इसके अंदर जो फॉसिल है, एनिमल रिमेन है या वुड रिमेन है या कोई भी रिमेन है, ये कितने साल पुराना है। लेकिन अंततः जब फॉसिल्स ही नहीं हुआ करते थे या फॉसिल्स रिमेन्स हमें मिलते ही नहीं है, आप उन रॉक्स का कैसे पता लगाएंगे। चलिए आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी रॉक्स हैं उन रॉक्स में आपको लगभग यूरेनियम, थोरियम मिल जाएगा, लेकिन वेरिंग क्वांटिटी में, डिफरेंट क्वांटिटी में। पर यूरेनियम थोरियम आपको ऑलमोस्ट हर रॉक में मिलेगा, मैंने रेडियो एक्टिव मटीरियल। और यूरेनियम एंड थोरियम बेस्ट रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव मटीरियल वो होते हैं जो अपने डिके होने पर, अपने टूटने पर, डिसइंटीग्रेट होने पर कई तरह के पार्टिकल रिलीज करते हैं, जिनमें से अल्फा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। अब अल्टीमेट अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सभी रॉक्स में ऑलमोस्ट वेरिंग क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं और उनमें से यूरेनियम एंड थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो यूरेनियम है, जब यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन होता है तो डिसइंटीग्रेशन से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है और उस अल्फा पार्टिकल से इतनी इमेंस हीट क्रिएट होती है कि यूरेनियम का ही नेचर चेंज हो जाता है और ये लेड बन जाता है। यूरेनियम का ही नेचर चेंज हो जाता है और ये लेड बन जाता है। मतलब यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आज की डेट में अगर हम साइंटिफिक मेथड से ये पता लगा लें कि कितनी अमाउंट में अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है जब यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है, तो आज की डेट में हमारे पास जितनी भी रॉक्स हैं उनमें जो लेड की क्वांटिटी है, उस लेड की क्वांटिटी से हम वापस यूरेनियम की एज पे जा सकते हैं पीछे। आज की डेट में हमारे पास जितनी भी रॉक्स हैं उनमें जो लेड का मैटर है, अगर हमें अल्फा पार्टिकल का अमाउंट पता लग जाए कि किस रेट से ये रिलीज होता है, तो हम अल्टीमेटली उस लेड फॉर्म जो रॉक है, जो यूरेनियम का बदला हुआ फॉर्म है, उससे वापस यूरेनियम में जा सकते हैं, जो हर रॉक में नॉन मेटामॉर्फिक ओरिजिनल फॉर्म है। और इससे हम रॉक्स की एज का पता लगा सकते हैं कि यूरेनियम से लेड तक आने में इसका इतना समय लगा है रेडियो एक्टिव डिके होने से, और लेड से वापस यूरेनियम की तरफ अगर हम चले जाएं कोई पाथ ढूंढ करके, हमें रॉक की एज पता लग जाती है। इसे रेडियोमेट्रिक मेथड कहते हैं। सबसे सटीक और जेन्युइन मेथड है। इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं,
3 से 5 बिलियन ईयर एज इसके बेसिस पे बताई गई। अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, 2 डिकेड्स में 20 ईयर्स के अंदर एग्जैक्ट डेट निकाल करके रख दी गई है, जिसका नाम है 4.54 बिलियन एंड 4540 मिलियन ईयर्स अगो। रेडियोमेट्रिक मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूरेनियम, थोरेनियम एंड अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर कंसेप्ट? दैट्स इट। ये थ्योरी थी जिसके बेसिस पर हम एजेस ऑफ अर्थ का पता लगाते हैं। चलिए अब हम आपको और कंसेप्ट बताएंगे। सभी कंसेप्ट्स अभी आपके सामने रखे गए, उन सभी कंसेप्ट्स को सरल भाषा में अगर आपको किसी एग्जाम्पल की फॉर्म में बताना है तो बस आप 2 कंसेप्ट्स आपको दिए जाते हैं, आप उन्हीं को हर जगह पे फिट कर लेना, वो फिट हो जाएंगे। सबसे डिपोजिशनल और इरोजनल वाले कंसेप्ट में आप एक चीज़ देखिए। सपोज कीजिए एक रूम है, उस रूम में 10 फुट का रेत का ढेर इकट्ठा हो गया है, सैंड का। तो सैंड का एक माउंट बन गया है और माउंट की हाइट है 10 फीट। क्लियर है जी? और पर डे 1 फीट रेत का ढेर बनता है। जिस दिन से रेत का जितना बड़ा रेत का ढेर है उतने ही दिन का वो रूम भी है, क्योंकि जिस दिन से रेत का ढेर बनना शुरू हुआ उसी दिन से वो रूम भी एग्जिस्टेंस में आया। क्लियर बात? तो अब अगर हम इस हिसाब से देखें, सैंड का अमाउंट 10 फीट का है, पर डे 1 फीट सैंड ऐड होती है, तो अल्टीमेटली अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 10 दिनों में 10 फीट रेत ऐड हुई और रूम का टाइम भी उतना ही पुराना है जिस दिन से रेत ऐड हो रही है, तो रूम भी 10 डेज ओल्ड ही हुआ। अब हम अर्थ के केस में देखें तो हम इसे 3 टाइम मानते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये तो अर्थ के बनने के 3 गुना समय बाद ही बनी होंगी। तो हम बस सिंपली इस 10 डेज को इंटू 3 कर दें तो अर्थ लगभग 30 डेज पहले बनी और सेडिमेंट्री रॉक्स 10 डेज पहले बनी। ये डेपोजिशन की थ्योरी है। सिंपली इसको रिवर्स कर देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक 10 फीट का सैंड का माउंट है, ये एवरी डे 1 फुट इरोड होता है। एवरी डे इसका पर डे 1 फीट इरोजन होता है। तो ये कितने दिनों में कम्प्लीटली इरोजन हो जाएगा? 10 डेज। तो कंप्लीट इरोजन इसका 10 डेज में हो जाएगा। और 10 डेज में जब इसका इरोजन होगा तो ये कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा। तो इसने इरोजन के बाद ही डिपोजिशन किया था, तो कहीं और जगह पे एक 10 फुट का माउंट बना है, एक सेडिमेंट्री रॉक बनी है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इरोजन के मेथड से भी अर्थ इसी तरह से बनी है कि जो इरोजन का रेट है उसी की वजह से 160 किलोमीटर की डेपोजिशनल रॉक्स बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उससे लगभग दुगना समा पुराना हम अर्थ को मान लेते हैं, या तिगना समा पुराना, तो अर्थ का टाइम निकल आएगा। क्लियर है ये बात? तो ये एक कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके अलावा हम अर्थ के कूलिंग थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। अर्थ का एक कोर है और हम ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस अर्थ जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। अर्थ के कोर में एक हीट है। अगर हम ऊपर चले जाएं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। अर्थ का मेंटल है, अर्थ का कोर एरिया है, और आप सब जानते हैं कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है कि अर्थ के डीप जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने डिस्टेंस पे बढ़ जाता है। उस डिग्री से देखें तो अर्थ के कोर से लेके सरफेस तक आते आते टेम्परेचर इस तरह से रेज होता है और हमने अर्थ के कोर का टेम्परेचर काउंट कर रखा है कि इतने डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर होगा। तो अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब जितना कोर पे टेम्परेचर है, अल्टीमेटली कभी जो आज का सरफेस बन चुका है कभी यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही ये सॉलिडिफाई हुआ है, कूल हुआ है। तो उस बेसिस पर आप ये देख लीजिए कि कोर से सरफेस तक आते आते कितना टेम्परेचर लूज हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट का पूरा सरफेस एरिया कितना है, तो फिर आप उसके कूलिंग का रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। कूलिंग का रेट फाइंड आउट पता लग जाएगा आपको, तो आपको ईयर्स पता लग जाएंगे कि आप इतने सालों में इतने रेट से इतने कूल हुए हैं तो क्रस्ट बनी है। दैट इज द एस्पेक्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये राइटर इस बात को इग्नोर कर गया है कि आप अर्थ के कोर की क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट में कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके नहीं हो रहा है जो नई हीट ऐड करे। दूसरा, क्रस्ट के ऊपर कोई सुपर इनकम्बेंट लोड नहीं है जिसकी वजह से उस पर प्रेशर बढ़े और उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़े। लेकिन कोर में ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आप कोर के कंपैरेटिवली क्रस्ट के टेम्परेचर जो लूज हुआ है उससे एग्जैक्ट एज ऑफ अर्थ नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि कोर को टेम्परेचर कंट्रीब्यूट करने के लिए जहाँ ओरिजिनल कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि जब ओरिजिनली अर्थ बनी थी, वहाँ पे और नई कंडीशन भी एग्जिस्ट करती हैं कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स का डिके भी हो रहा है और सुपर इनकम्बेंट लोड भी है, जिससे प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जो दोनों कंडीशन क्रस्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। इसके अलावा जब हमने टाइडल थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो टाइडल थ्योरी में क्लियर एस्पेक्ट है, 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो मून है वो अर्थ के क्लोज है। धीरे धीरे मून का साइज एक्यूरेट हो रहा है क्योंकि अर्थ से निकलने वाले मटेरियल से ही मून बना है। तो अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर मून का पहले टाइडल इम्पैक्ट कुछ और है, यानी कि अर्थ का रोटेशन जो है वो फास्ट हो रहा है, मून का टाइडल इम्पैक्ट है।
धीरे धीरे देखता चला जाए तो मून का टाइडल इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर बढ़ रहा है और अर्थ का रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो ये जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसके बेसिस पे हम मून का टाइडल इम्पैक्ट अगर देखें तो आज मून का क्या टाइडल इम्पैक्ट है और किसी ज़माने में मून का क्या टाइडल इम्पैक्ट था जब वो रोटेशन थी और आज रोटेशन है। इससे हम मून के टाइडल इम्पैक्ट के बेसिस पर अर्थ की एक एज निकालते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, मून ओरिजिनली किस डिस्टेंस पे था, आज किस डिस्टेंस पे है और किस रेट से अर्थ से दूर जा रहा है। जैसे आज की डेट में सपोज कीजिए ये आपका घर है, ये दिस इज़ योर होम और ये आपका स्कूल है। आपका होम से आपका स्कूल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है और आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप कितनी देर में अपने स्कूल पहुंचेंगे? आंसर करिए। 10 क्या? तो आप 10 आवर्स में पहुंचेंगे। तो स्कूल से आपका घर कितनी पीछे है? 10 आवर्स। और सपोज कीजिए जिस दिन आपने स्कूल जाना शुरू किया था उसी समय उसी पॉइंट पे आपका घर बना था, तो आपका घर कितने समय पहले बना है? 10 घंटे पहले। तो इसी बेसिस पे मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, मून अर्थ से किस रेट से दूर जा रहा है वो हमने फाइंड आउट किया, और जब हम उसके बेसिस पे देखा तो हमने देखा कि मून इस समय कितना समय लेकर के अर्थ से दूर आया, और मून जब बना है तभी अर्थ बनी है, ये हमें पता है। तो जितना समय लेके मून अर्थ से दूर आया अल्टीमेटली उतने ही समय पहले अर्थ बनी थी। ये कंसेप्ट क्लियर? तो इसी तरह की थ्योरीज आपको बताई हैं, बस ये सारे मेथड हैं जिनमें सबसे रेलिवेंट था रेडियोमेट्रिक मेथड, जो मैंने आपको बताया कैसे रेडियो एक्टिव रॉक्स डिके होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और हीट की वजह से रेडियो एक्टिव मिनरल्स का मेटामॉर्फोसिस होता है और वो यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है। तो आज की डेट में आपके पास जितनी भी वर्ल्ड की रॉक्स में लेड की जो क्वांटिटी है उससे वापस ट्रेस करते जाए तो आपको यूरेनियम का फॉर्म पता लग जाएगा जो ओरिजिनल फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था रेडियो एक्टिव। तो आप रॉक की एज पता लगा लेते हैं, इससे हम स्पेसिफिक एंड एब्सोल्यूट एज ऑफ द रॉक्स पता लगा पाते हैं। आई बात समझ में?